ज्ञान सीनियर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पहले समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वो अपने दिशा से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। से पानी की सतह पर क्षण का मुड़ना व दिखाई देना। अब समझते हैं प्रकाश की चाल के बारे में। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड सेकेंड एंड उसके बाद आता है पानी में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला समझते हैं एक आयताकार सिल्ली में अपवर्तन की व्याख्या। देखिए, यह क्या है, आयताकार है। यह कोई आती हुई किरण यानी कि जिस बिंदु, इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण। और आपतित किरण पर क्या एक लंब डाला गया जिसको बोला जाता है अभिलंब। और इस भाग को यानी कि बाहरी भाग को बोला जाता है विरल माध्यम। और जब इसमें प्रवृत्ति होती है तो इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। और जब इससे यह किरण बाहर निकलती है उसको बोला जाता है निर्गत किरण। अब समझते हैं आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोलते हैं। यानी कि जो किरण सतह पर पड़ती है उसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण। अब समझते हैं अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अगला है निर्गत किरण। दूसरे माध्यम से मुड़कर निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। अपवर्तन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। किसके, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। चलिए, ये कुछ नोट है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तब आपका सवाल आ जाएगा, विरल माध्यम क्या होता है। दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको बोला जाता है विरल माध्यम। और सघन माध्यम, दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको बोला जाता है सघन माध्यम। अगला आता है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। अपवर्तनांक को समझते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है c/भाग। c यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि हवा में प्रकाश की चाल, और एक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी v। देखो, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। अगला है आपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है n/1, यानी कि इसका मतलब हो जाता है n2/n1। अब समझते हैं अपवर्तनांक के नियम। अपवर्तनांक के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम होता है, किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है sin I/sin R। अगला है प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। अब समझते हैं पानी में रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है क्यों। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकाश के इस गुण के कारण पानी में रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। अगला है, पानी में पड़ा सिक्का अपने वास्तविक जगह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है क्यों।
हम जानते हैं कि हवा में की अपेक्षा पानी एक सघन माध्यम है और दो माध्यमों के बीच प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने मूल पथ से क्या होता है, वह हट जाता है। इस प्रकार पानी में पड़ा सिक्का अपने वास्तविक जगह से उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। अगला आपका आता है प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म आप सभी ने देखा, इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म थी एक त्रिभुज के आकार का होता है। अगर जो उसमें से आप लाइट पास करते तो वो क्या होता है, 7 रंगों में टूट जाता है। कुछ इस टाइप का होता है प्रिज्म। अगर जो एक बार इसमें लाइट गया तो क्या होता है, अंदर में ही अथी रिएक्शन अथी टकरा के एक बार अथी 7 रंगों में टूट के बाहर निकलता है। अब अगला आता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस को हिंदी में ताल बोला जाता है। लेंस वह पारदर्शक टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। क्या होता है, वो निश्चित ज्यामितीय, एक प्रकार के ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। लेंस जो होता है वो दो प्रकार के होता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिस लेंस का मध्य भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या, ये बीच वाला भाग मोटा है लेकिन ऊपर किनारा वाला भाग क्या है, पतला है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, उत्तल लेंस। अगला है अवतल लेंस। जिस लेंस के किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार, क्या है, किनारे का भाग मोटा लेकिन बीच वाला क्या हो गया, पतला हो गया। अब वक्रता केंद्र। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि लेंस को जो घेरा जाता है उसके गोलीय सतह के लेंस को केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। अगला है मुख्य अक्ष। लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि देखिए क्या है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। अगला है प्रकाश केंद्र। लेंस का वह भाग जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना मुड़े अपवर्तन के सीधी निकल जाती है उस केंद्र को प्रकाश केंद्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण जब इसमें प्रवेश करती है तो इधर उधर भी नहीं मुड़ती, जैसे इसमें प्रवेश किया बिना मुड़े ही ऐसे ही निकल जाती है। अब समझते हैं उत्तल लेंस की मुख्य फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F पर अपसरित होती है। उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या होता है, एक उत्तल लेंस में बहुत सारे समांतर रेखा, जब अपवर्तन के बाद क्या होता है, एक ही बिंदु पर फोकस होती है, इसलिए यह इसका क्या कहलाता है, फोकस। अब समझते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से अपसरित प्रतीत होती हैं। इस बिंदु का अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अति लगता है कि यहाँ पर ही एक बिंदु पर आके मिल रहा है, वास्तव में मिलता नहीं है, तो इसको इस बिंदु का क्या बोला जाता है, अवतल लेंस का फोकस बोला जाता है। अब समझते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस का कार्य है कि उससे होकर गुजरने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस का कार्य है कि उससे होकर गुजरने वाली किरण पुंज को अपसरित करना, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब समझते हैं उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। F1 को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। क्या होता है इसमें कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु, यानी कि यहाँ पर F1 से बहुत सारी किरणें आती हैं, तो वो अपवर्तन के बाद क्या होता है, इसके समांतर हो जाती हैं, इसलिए F1 को क्या बोला जाता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बोला जाता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 से अपसरित किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। इस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें भी सेम बात हो गया कि जब F1 पर से कोई किरण गुजरती है F1 से, तो वो क्या होता है, F1 पर से कोई किरण निकला तो वहाँ से जो भी किरण निकलती है क्या होती है, एक दूसरे के समांतर निकलती है, इसीलिए क्या F1 को बोला जाता है अवतल लेंस का प्रथम फोकस।
अब समझते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अपसरित हो तो वह लेंस से अपवर्तित होकर दूसरी ओर जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो समान, जैसे कि यह प्रकाश की किरण है तो इसके अक्ष की क्या है, एक समांतर है। समांतर क्या होता है, वह अपसरित होता है, तो वह लेंस अपवर्तन के बाद क्या होता है, दूसरे निश्चित बिंदु से होकर जाती है, यानी कि इस बिंदु पर आके मिलती है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का द्वितीय मुख्य फोकस हो जाता है। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, क्या है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो अपवर्तित किरणें जिसे निश्चित बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आपतित होती है तो उसको ऐसा जैसे कि अपवर्तित, जिससे क्या होता है, निश्चित बिंदु F2 से आती हुई किरण प्रतीत होती है, जिससे कि यहाँ पर इससे यहाँ गया या अपवर्तित हो गया, यहाँ से क्या एक लगता है कि एक कुछ किरण आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बोला जाता है। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं इसको समझते हैं। लेंस के प्रकाश केंद्र तथा F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि लेंस के प्रकाश, यह एक केंद्र हो गया लेंस का केंद्र और ये हो गया F2, इसके बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। अब समझते हैं लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित हो तो किरण लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्या होता है, सीधी निकल जाती है। हम पहले भी समझे क्या, जब किरण आरेख की बनावट प्रकाश के केंद्र की दिशा में हो तो क्या हो, सीधे बिना विचलित हुए जैसे आया वैसे ही निकल जाएगा।